दोस्तों, एनबीएन की बातचीत में आपका स्वागत है। हमारे प्रधानमंत्री जो चीन में बहुत ज़बरदस्त तरीके पर कहकहा लगा रहे थे और जिनकी वीडियो चल रही थी, और वो एक ऐसे वक्त में कहकहा लगा रहे थे जब उनको जो है उन्हीं की पार्टी का एक आदमी गालियां दे रहा था। लेकिन वापस आने के बाद उनको एहसास हुआ कि कहकहा लगाने से वोट नहीं मिलेंगे, तो उन्होंने जो है वो रोना धोना शुरू कर दिया था। और फिर ये पता चला कि सिर्फ प्रधानमंत्री के आंसुओं से भी लोगों के दिल नहीं पिघल रहे हैं, इसलिए जो है बीजेपी ने एक बिहार बंद का ऐलान कर दिया। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं शकीब साहब, फराज शकीब साहब। फराज साहब, आपका इस प्रोग्राम में स्वागत है। सबसे पहले ये बताइए कि ये पूरी कहानी क्या है, प्रधानमंत्री को ये सारा करने की, रोने धोने की और भाजपा को बंद कराने की जरूरत क्यों पेश आई? जी, सबसे पहले तो एनवीएन के सभी नाजरीन को मेरा आदाब, सलाम, नमस्कार। असल में देखिए डॉक्टर साहब, ये है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी के पास चुनाव लड़ने के लिए या चुनाव के दौरान आवाम के सामने जाने के लिए कोई कंक्रीट इशू नहीं है, क्योंकि इस पिछले 20 सालों में जो नीतीश कुमार की सत्ता रही है उसमें उन्होंने कोई ऐसा बड़ा कारनामा अंजाम दिया हो जिसके नाम पर वो जाएं वोट मांगने के लिए, ऐसा नहीं है। और तभी आप देखेंगे कि भाजपा हो या जनता दल यूनाइटेड हो, वो बार बार 2005 से पहले कुछ था जी, 2005 से पहले कुछ था जी, 2005 से पहले कुछ था जी, इससे आगे वो नहीं बढ़ते हैं। लेकिन इधर जो राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा जब से शुरू हुई 17 अगस्त से, उसको जिस तरह का पब्लिक रिस्पॉन्स मिला और सभी तबके के, सभी क्लास के, सभी जात और मजहब के लोग बिना बुलाए राहुल गांधी की उस वोटर अधिकार यात्रा का हिस्सा बने, जिसको आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी की जो उस वोटर अधिकार यात्रा में आपको जो भीड़ दिख रही थी वो ऑर्गेनिक भीड़ थी, वो लाई हुई भीड़ नहीं थी, वो आई हुई भीड़ थी। मैं लाई हुई भीड़ इसलिए बोल रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी की रैलियों में भीड़ लाई जाती है, तमाम संसाधन उपलब्ध करवा के, बस, खाना पीना, पैसा, साड़ी, सब कुछ दे करके उनको लाया जाता है कि चलिए आप सुनिए। या फिर जो सिस्टम है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका दबाव बना करके सरकारी कर्मचारियों को जबरन जो है, आशा वर्कर्स को, जीविका दीदी को, टीचर्स को स्कूल बंद करा के, कॉलेज बंद करा के, बच्चों को, स्टूडेंट्स को जबरन वहां भेजा जाता है, ये बोल करके कि अगर आप नहीं करेंगे तो आपका मानदेय नहीं बढ़ाएंगे, आपका वेतन काट लेंगे, आप यहाँ नहीं जाएंगे तो आपके एग्जाम में नंबर्स कम मिलेंगे आपको। इस तरह से करके उनको भेजा जाता है। वो चीज राहुल गांधी की इस वोटर अधिकार यात्रा में नहीं मिली। लोग खुद ब खुद जुड़े और एक बहुत बड़े मास का सपोर्ट राहुल गांधी को मिला। इस बीच में 17 अगस्त को इलेक्शन कमीशन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, 1-1.5 घंटे की, हम लोगों ने देखा। लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह के सवाल सामने आए और जिस तरह का जवाब चुनाव आयोग ने दिया, वो चुनाव आयोग की खुद तो भद्द पिटी ही। जो राहुल गांधी का नैरेटिव था, जो राहुल गांधी जिस मुद्दे को लेके, जिस इशू को लेकर के बिहार में निकले थे, उसको कहीं ना कहीं उसने और मोरली बूस्टअप कर दिया। चुनाव आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग की तरफ से दिए जाने वाले जवाब ने राहुल गांधी की उस यात्रा को और बूस्टअप कर दिया। तो अब इनके पास कुछ नहीं बच रहा था। इन्होंने शुरू में बहुत कोशिशें की, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर भी कोशिश किया कि भाई जहां हेलीकॉप्टर उतरना है वहां रास्ता नहीं दो, परमिशन नहीं दो, जहां सभा करनी है वहां परमिशन नहीं दो। हमारे यहाँ भी हम लोगों को जो है रात, क्योंकि हमारे यहाँ शेड्यूल जो बना था वो नाइट स्टे का था, हम लोग लाख कोशिश करते रह गए कि नाइट स्टे हम लोग जहां करवाना चाहते हैं वहां की हम लोगों को परमिशन नहीं मिली। 2-3 जो हम लोगों ने ऑप्शंस दिए वहां भी नहीं दिया गया। किसी तरह से एक छोटा सा मैदान हम लोगों को दिया गया कि वहां आप रुकवा सकते हैं। रूट को डिस्टर्ब करने की कोशिश हर जगह की गई, लाइट काटने की कोशिश की गई, ये तमाम चीजें चल रही थी। लेकिन उसके बावजूद आवाम जुड़ती जा रही थी तो, और इनको कुछ मुद्दा मिल नहीं रहा था। तो दरभंगा में जब ये यात्रा पहुंची तो किसी सरफिरे ने आके इनको गाली दे दी। अच्छा, वो भी उस वक्त जब न वहां पे राहुल गांधी थे, न तेजस्वी यादव थे, न दीपांकर भट्टाचार्य थे, न मुकेश सैनी थे, ना इनका कोई इलेक्टेड एमएलए था, ना इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव किसी पार्टी का था, ना किसी पार्टी का कोई पोस्ट होल्डर था। जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है उसमें कोई उपाध्यक्ष, महासचिव, जो इस तरह के
पॉलिटिकल पार्टी में जो ओहदे होते हैं उसमें कोई ओहदा रखने वाला कोई आदमी मंच पर नहीं था। वहां से आगे बढ़ चुकी थी यात्रा, मंच खाली था, माइक था, एक सरफिरा चढ़ के माइक पे गाली बक गया, उसकी एक वीडियो किसी ने बना के वायरल कर दी, उसको इन्होंने मुद्दा बना लिया। ये 29 तारीख का मामला है मेरे ख्याल से, ये हाँ 29 तारीख का। उसके बाद इन्होंने मशाल जुलूस निकाला, इन्होंने पटना में धरना किया, जिला मुख्यालय पे इन्होंने जो है जिला प्रदर्शन किया। लेकिन इनको जनता का, अमित शाह ने शुरू किया ये बैटिंग करना, और अमित शाह से लेकर बिहार के तमाम जनता शुरू हो गए, सबके सोशल मीडिया हैंडल्स पर यही बात चल रही थी। जितना कैबिनेट मिनिस्टर है सब यही लिख रहा था कि राहुल गांधी के मन से गाली दी गई, राहुल गांधी के मंच से गाली दी गई। मतलब इसको इस तरह से राहुल गांधी के साथ चस्पा करने की कोशिश की गई, जैसे लालू यादव के साथ जंगल राज का मेटाफोर किया गया है, जैसे राहुल गांधी को पप्पू बना करके पेश किया जाता है, उस तरह से कि एकदम राहुल गांधी ने गाली दी। लेकिन आवाम को सच्चाई पता थी कि ना वहां राहुल गांधी है, ना तेजस्वी है, कोई भी नहीं है। तो लास्ट में इनको लगा कि अब जो है, अब हमको ही मोर्चा संभालना पड़ेगा। तो ये जब तक शंघाई सम्मेलन में थे तब तक तो ये बड़े हंसी ठिठोली करते रहे, है ना। उस दौरान भी देखिए, उस दौरान भी किस तरह की हेडलाइन मैनेजमेंट की गई। वो जो इसकी गाड़ी है लिमोजिन, रशियन राष्ट्र इसकी व्लादिमीर पुतिन की जो लिमोजिन है जिसमें ये इनको बिठाया गया, उसको लेकर के दिन भर मीडिया ने क्या क्या नहीं चलाया। मैं कुछ आपको उस दौर की मीडिया की कुछ हेडलाइंस आपको बताता हूं, और फिर मैं आपको उसका एक दूसरा पहलू बताऊंगा। देखिए, उस फोटो के वक्त जो है न्यूज 18 जो है वो लिखता है, सामने आ गई कार की वो सीक्रेट बातचीत, पुतिन ने ही कर दिया खुलासा, है ना, पीएम मोदी को क्या बताया। अब आज तक जो है, ये आज तक में जो है, आज तक वाले अरुण पुरी साहब वो करवाते हैं, पीएम मोदी और पुतिन कार के अंदर क्या बातचीत हुई, 1 घंटे खींच गया 15 मिनट का सफर, है ना। उसके बाद आप देख रहे ना, भारत टाइम्स ने तो 55 मिनट अमेरिका की थमी धड़कन, भारत रूस के राज से कांप गए ट्रंप, है ना, पाकिस्तान को भी उठा दर्द। इधर एक अपना जो है तिहाड़ी से करोड़ी बना जो है सुधीर चौधरी, उसने भी एक चलाया, कोई सीक्रेट नहीं, पुतिन ने बताया मोदी से कार में 45 मिनट तक क्या बातचीत हुई। अब अखबारों का हाल आप देख लीजिए, भारत रूस की कार कूटनीति, ये अंजना ओम कश्यप के शो का ये था। अच्छा, इंडिया टीवी, रजत शर्मा वाले इंडिया टीवी ने तो हद कर दी, युद्ध कैसे रुकेगा, पुतिन ने मोदी को प्लान बता दिया। तो ये तमाम हेडलाइंस चली। उधर पुतिन मॉस्को गए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मॉस्को में उनसे प्रेस रिपोर्टर्स ने पूछा कि आपकी मोदी जी से क्या बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि हेलो हाय हुई। उन्होंने पूछा आप कैसे हैं, मैंने कहा हम कैसे हैं, बस। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कैसे हैं, मैंने उनसे पूछा कि आप कैसे हैं, इससे आगे हमारी कोई बातचीत नहीं हुई। मतलब इस पूरे गुब्बारे की हवा पुतिन ने निकाल दिया वहां मॉस्को पहुंच करके। ये 30 सेकंड का ये बातचीत, जिसमें पुतिन को ना ठीक से इंग्लिश बोलने आती है, ना मोदी जी बिना टेलीप्रॉम्प्टर के कुछ बोलते हैं, पुतिन रशियन बोलते हैं, ना कार में कोई इंटरप्रेटर बैठा था। ये 45 मिनट और 55 मिनट बातचीत करवा है। यूक्रेन का युद्ध कैसे रुकेगा, अमेरिका थरथरा रहा है। जब ट्रंप से मिलते हैं तो जिनपिंग थरथराता है, जिनपिंग से मिलते हैं तो ट्रंप थरथरा जाता है। यही सब तो होता है मोदी जी की विदेश यात्रा में, वो भी नहीं चला। तब यहां आ गए ये, इन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया। इनको लगा अब तो जनता एकदम सड़कों पे उतर आएगी। लेकिन आपने देखा कि बंद का क्या हाल हुआ। बल्कि बंद का बैकफायर इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, आपने तो टाइटल भी दिया है, बिहार बंद द ग्रेट बैकफायर। जिस तरह की वीडियो सामने आई, इनके कार्यकर्ता जिस तरह से सड़कों पर उत्पात मचाते हुए देखे गए, और महिला के सम्मान के नाम पर जिस तरह से महिलाओं को परेशान किया गया। एक वीडियो आपने देखी होगी, जहानाबाद से आई थी, वो एक टीचर स्कूल जा रही है, उसको किस तरह से सब औरतों ने पकड़ रखा है, गले का पट्टा बिल्कुल उसका कॉलर पकड़ रखा है, साड़ी उसकी ऐसे पकड़ रखी है, घसीट रही है। एक एम्बुलेंस में जिसमें डिलीवरी पेशेंट है, जिसको लेबर पेन हो रहा है, उसको जाने नहीं दे रहा है। भाजपा का नेता कह रहा है कि इसको पता था कि 12 बजे बंद है, ये नाटक कर रही है। और वो ड्राइवर कह रहा है कि अरे भाई, लेबर पेन तो कभी भी किसी प्रेग्नेंट औरत को, किसी हामला औरत को हो सकता है, उसका कोई टाइम थोड़ी होता है। उस पर किसी हामला औरत का कोई कंट्रोल है क्या कि उसको कब लेबर पेन होगा, नहीं होगा।
तो आप जाने दीजिए, वो नहीं किया। ये तमाम वीडियोस जो सामने आई है ना, इससे अवाम के अंदर में और गुस्सा है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। तो अगले दिन इन्होंने केरला से बीड़ी जलाई, कल चला दिन भर कि केरला वालों ने दे बिहार को, बी से बिहार, बी से बीड़ी कर दिया, वो बीड़ी बम साबित हो गया। तो देखिए मामला क्या है डॉक्टर साहब कि इनके पास एक तो फेस क्राइसिस है और इशू क्राइसिस है, ये दोनों चीजें, इन दोनों चीजों से एनडीए एक साथ सफर कर रहा है। बिहार में इनके पास कोई फेस नहीं है, क्रेडिबल फेस नहीं है सिवाय मोदी के। बिहार का जो लोकल लीडरशिप है भाजपा की, वो अपनी विधानसभा सीट जीत जाए यही बहुत बड़ी बात है, 2-4 सीटें जिताना तो उसके बस में है नहीं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी एमएलसी से हैं, आपके इनके कई मंत्री एमएलसी कोटे से है, चीफ मिनिस्टर एमएलसी कोटे से बने हुए हैं, जनता से चुनाव, बीच में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव तो है नहीं, ये लोग आवाम के बीच तो गए नहीं है। तो इनको ये डर लग रहा है कि अब आवाम के बीच हम जाएंगे तो क्या लेके जाएंगे। और अंदर की तो जो जूतम पैजार चल रही है डॉक्टर साहब, वो तो चल ही रही है, आप उस पर सवाल करेंगे तो मैं बताऊंगा आपको। जो इनके बीच की सीट शेयरिंग को लेकर के जिस तरह की बातें चल रही हैं, मांझी जी क्या बोल रहे हैं, चिराग पासवान क्या बोल रहे हैं, जदयू की तरफ से क्या स्टैंड आ रहा है, ये सब चीजें हैं। दूसरी तरफ आप महागठबंधन को देखेंगे तो महागठबंधन एक तो इस यात्रा में पूरी तरह इंटैक्ट दिखा है, एकदम यूनाइट स्ट्रेंथ उसकी दिखी है, कहीं किसी भी नेता में कोई रिफ्ट नहीं आपको दिखाई दिया है, सब लोग एक साथ हैं और सबके कार्यकर्ता, सबके वर्कर्स जो हैं वो भी एक साथ हैं। इससे इनकी घबराहट डॉक्टर साहब बढ़ी हुई है कि हम बिहार के इलेक्शन में क्या चीज लेकर के जाएंगे और आवाम को हम क्या चीज डिलीवर करेंगे। और मसला ये है कि जिन चीजों को जिस तरह से ये प्लांट करना चाहते हैं सोसाइटी में, ये सेट करना चाहते हैं सोसाइटी में, आवाम उस तरह रिसीव करती नहीं है, ये इनकी बड़ी परेशानी बढ़ी हुई है। जी डॉक्टर साहब। शकीब साहब, आपने चीन का मामला छेड़ दिया। तो चीन में वो गाड़ी वाली वारदात तो हो गई 50 सेकंड वाली, लेकिन उसके बाद बहुत कुछ हुआ। एक तो ये हुआ कि साहब प्रधानमंत्री मोदी जहाज में सवार हो रहे थे चीन से, तो इस्लामाबाद से आसिम मुनीर सवार हो रहे थे चीन जाने के लिए। बिल्कुल। तो ये एजाज सिर्फ जो है वो आसिम मुनीर को मिला कि एक जो है वो कमांडर इन चीफ जा रहा है। लेकिन उसके बाद ये भी हुआ कि शहबाज शरीफ की जो है वो पुतिन से बहुत लंबी चौड़ी मुलाकात, और नहीं मैं वही तो बोल रहा हूँ कि अफसोस का इजहार किया, आपके यहाँ सैलाब आया है और आपके यहाँ जो है वो आपदा आई हुई है, और हमको उम्मीद है कि शहबाज शरीफ की क़यादत में, उनकी जो है वो लीडरशिप में वो सारी चीज़ों को हैंडल किया जाएगा। और एक बहुत ही खतरनाक बात जो पुतिन ने कही वो ये कि रूस के पाकिस्तान से ट्रेडिशनल रिलेशन ताल्लुक है, ट्रेडिशनल रिलेशन, बिल्कुल। क्या ये बात है कि सोवियत यूनियन के जमाने में कोई प्रेसिडेंट वहां से पाकिस्तान नहीं आया, और 25 साल से खुद पुतिन है वो कभी पाकिस्तान नहीं गए। दरमियान में 2007 में एक जो है वो वहां का प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आया था। तो इतने लंबे अरसे में एक प्राइम मिनिस्टर आता है तो वो जो है वो ट्रेडिशनल रिलेशनशिप हो जाती है। और फिर दावत भी दे दी उन्होंने पुतिन ने कि भाई नवंबर में एससीओ की कॉन्फ्रेंस जो रूस में होने वाली है तो उसमें आप तशरीफ लाइए। और उन्होंने भी, शहबाज शरीफ ने भी कहा कि हाँ मैं जरूर आऊंगा, बड़ी गर्मजोशी से कहा। तो ये सारा कुछ हुआ और सब कुछ वीडियो में है, सब कुछ वीडियो में, आवाज के साथ। जी जी बिल्कुल। ये सारी चीजें जो है वो हमारे यहाँ मीडिया से गायब थी, और ले दे के वो गाड़ी जिसका आपने जिक्र किया और वो हेडलाइंस के जो है चलती रही। खैर, अब जो बंद का मामला है इसमें मैं ये जानना चाहता हूं कि बीजेपी का एक रिकॉर्ड है महिलाओं को अपमानित करने का, यानी सोनिया गांधी को जो है वो कांग्रेस की विधवा कह देने का, या ये कि जर्सी गाय कह देने का, या राहुल गांधी को बछड़ा कह देने का, हाइब्रिड बछड़ा, यहाँ तक कि राजीव गांधी को जो है वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी करप्ट नंबर 1 कह चुके हैं।
तो जो लोग इस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं, वो दिल्ली वाला जो है बिदुरी, उसने तो ये कह दिया था कि आच्छी ने अपना बाप बदल दिया। वो तो उसकी माँ का भी अपमान था, इसलिए कि जब तक कि कोई औरत अपना शौहर नहीं बदलेगी तब तक कोई बेटी जो है अपना बाप नहीं बदल सकती। तो ये जब इस तरह के ट्रैक रिकॉर्ड वाले लोग जब ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री की माँ को गाली दी गई और महिलाओं का अपमान किया गया और महिलाएं इसका बदला लेंगी, तो जनता क्या सोचती होगी आपके ख्याल में? जनता के कोई दिमाग में क्या आता होगा ये सब सुन के? देखिए डॉक्टर साहब, इस पूरे जो एपिसोड में ये बैकफायर वाली जो बात है, इसको आप इस तरह भी समझिए कि जो चीजें पर्दे के पीछे चली गई थी, अब उन पर डिस्कशन होना बंद हो गया था, वो चीजें फिर से पब्लिक डोमेन में आ गई और वो चीजें फिर से डिस्कस होने लगी। जैसे वो जर्सी गाय की आप बात कर रहे हैं, ये नीतीश कुमार के डीएनए पे सवाल खड़ा कर चुके हैं कि मतलब डीएनए खराब है नीतीश कुमार का। ये चीज जो है ना, ये दोबारा से विमर्श में आ गई, ये दोबारा से डिबेट में आ गई कि एक व्यक्ति जो खुद ही इतना बड़ा गालीबाज रहा हो और उसके बाद उनके पास गालीबाजों की एक पूरी फहरिस्त है। बिछुड़ी ने दानिश अली को कटुआ मुल्ला क्या क्या कहा, गोली मारो सालों को वो नारे लगाते हैं सड़कों पर। उसके बाद इनका जो एक प्रवक्ता है प्रेम शुक्ला, वो कांग्रेस की एक प्रवक्ता को ऑन एयर क्या गाली बोल चुका है, वो वीडियो भी वायरल होने लगी। एक प्रोफेसर है संगीत रागी, वो आरएसएस चिंतक के तौर पे बैठता है स्टूडियो में, उसने आरजेडी की एक प्रवक्ता जो उसकी बेटी के बराबर है प्रियंका भारती, उसको 2% की कह दिया। अभी एक आदमी जो है, एक सवर्ण सामंतवादी मानसिकता का एक व्यक्ति जो है अभी भाजपा में शामिल कराया गया है, उसने 1 महीने पहले आरजेडी की एक दलित महिला प्रवक्ता है, उनको कहा था कि तुम्हारा साड़ी साया खोल के हम पटना में नचाएंगे। ये सब चीजें फिर से पब्लिक डोमेन में आ गई और लोग इस पे बातचीत करने लगे कि भाई भाजपा महिलाओं का कितना सम्मान करती है। ये तो पब्लिक डोमेन में ब्रिजभूषण शरण सिंह पे बात होने लगी, कुलदीप सेंगर पे बात होने लगी, वो मासूम बच्ची आसिफा जिसका बलात्कार कश्मीर में कठुआ में हुआ था, उसके लिए भाजपाई विधायकों ने तिरंगा यात्रा निकाली, बात उस पे होने लगी, बात बिल्किस के बलात्कारियों की रिहाई पे होने लगी। ये सब चीजें चलने लगी फिर से। तो आवाम प्रधानमंत्री मोदी, हाँ, वो दीदी है ना, वो ममता के बारे में सुपर्णखा, रेणुका चौधरी को सुपर्णखा बोला है ना। शशि थरूर की जो दिवंगत पत्नी है सुनंदा पुष्कर, उनको 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोल दिया। तो ये तो खुद ही रेसिस्ट कमेंट करने के लिए जो है एकदम कुख्यात है, जिसको बोलते हैं हिंदी में कुख्यात बोलते हैं, आप उर्दू में उसको मशहूर और मारूफ कहेंगे तो वो थोड़ा सा पॉजिटिव लिया जाएगा, लेकिन हिंदी में इनको कुख्यात हाँ बदनाम है बिल्कुल। तो ये चीजें हैं, आवाम सब चीज जानती है। तो इसलिए ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था, ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था आवाम के लिए, बिहार के आवाम के लिए। इसको इन्होंने कोशिश जरूर किया, मैथियोलॉजी से भी जोड़ने की, कल्चर से भी जोड़ने की कोशिश की, और तभी इन्होंने छठ मैया को भी याद किया बिहार में, जानबूझ करके कि बिहार में छठ को लेकर के लोगों के अंदर में कितनी अकीदत है, खास के वो जो मेजॉरिटी महिलाएं हैं, मेजॉरिटी कम्युनिटी से जो आने वाली औरतें, उन छठ को लेकर के वो कितना सेंसिटिव होती हैं छठ मैया को लेकर के, उस पर भी इन्होंने उससे भी जोड़ा। ये तमाम चीजें मुझे लगता है कि मुल्क के ये इकलौते वजीर आजम होंगे जिन्होंने अपनी माँ का इतना पॉलिटिकल इस्तेमाल किया होगा। नोटबंदी के लाइन में लगा दिया, माँ से मिलने जाते थे तो मल्टी एंगल 10-12 कैमरे लेकर के जाते थे। कौन जाता है भाई, आप जाते हैं अपनी वालदा से मिलने, मैं अपनी वालदा की खिदमत करता हूं तो मुझे कैमरे से फोटो खिंचाने की जरूरत है क्या? या मेरी माँ हमको मुंह करके खाना खिलाती है तो उसके लिए हमको फोटो खिंचाने की जरूरत है क्या? कौन माँ अपने बच्चे से मोहब्बत नहीं करती है? ये एक फितरी रिश्ता है, इसके जैसा कोई पाकीज़ा रिश्ता नहीं दुनिया में। एक बेटा अगर अपनी माँ से मोहब्बत की फोटो सोशल मीडिया पे डाल के ये बताए कि मेरी माँ हमको मोहब्बत करती है, तो वो नालायक है। ये तो खुदाई मतलब एक फितरी रिश्ता है ये। तो इसको कौन नहीं जानता है, आप दिखा रहे हैं तो। और आप जब वो नहीं है इस दुनिया में, उसके बाद आप उनका राजनीतिक दोहन करने से बाज नहीं आ रहे हैं। मुझे लगता है कि आज अगर वो जिंदा होती मोदी जी की माँ हीराबेन, तो उनको भी ये चीज अच्छी नहीं लगती कि उनके नाम पे गाली और इस तरह से घिनौनी सियासत की जाए भाजपा की तरफ से। वो भी शायद उनको भी नागवार गुजरती ये चीज, अगर वो हयात में होती तो।
कोई औरत इस तरह की छिछोरी सियासत की हिमायत नहीं कर सकती है। तो बम्बई की तो ये जबान में हम लोग इसको कहते हैं खाया पिया कुछ नहीं और गिलास थोड़ा बाहर आना, यानी अपने ही गिलास थोड़ा पैरों बारह। कुल्हाड़ी मार लेना। एक नहीं नहीं, आखिरी इन्होंने में अपने पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं डॉक्टर साहब, इन्होंने कुल्हाड़ी पे पैर मार दिया है। सही, जी और अपने मुंह के बल गिर गए। मैं जी एक मिनट में आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जी उसके जिस आदमी ने गाली दी, रिजवी नाम है गालिबन उसका, उसके जी बारे में ये बातें आई कि वो जो है वो बीजेपी के लोगों के साथ उसकी तस्वीरें थी वगैरह। आमतौर से फोटोशॉप से भी आजकल लोग तस्वीरें बना के जी डाल देते हैं। तो जी। इसमें इसकी सच्चाई कितनी है? वो आदमी कौन था और कहाँ से आया था और उसने क्यों गाली दी? इसके बारे में आपके पास क्या बातें हैं, क्या सच्चाइयां हैं, ये जरा बता दीजिए। देखिए ये वो लड़का जो रिजवी है, वो 25-26 साल का जो नौजवान है, वो पंचर बनाता है। और वो पिकअप गाड़ी जो मालढोबा गाड़ी होती है ना, ट्रांसपोर्ट में जो पिकअप वैन होता है उसकी ड्राइवरी भी करता है। वो कोई बहुत ज्यादा साउंड फैमिली से नहीं है, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा भी, बहुत ज्यादा एजुकेटेड भी नहीं है। वो लेबर क्लास लड़का है जिसकी सोच, या जो बहुत ज्यादा एजुकेटेड भी नहीं है, वो गाली बोल के चला जाता है। लेकिन देखिए भाजपा के साथ ये जरूर है कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी इस बात की तस्दीक की गई है कि उसका कोई एसोसिएशन राजद, कांग्रेस या लेफ्ट की किसी पार्टी से, यानी महागठबंधन की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से उसका कभी भी कोई एसोसिएशन नहीं रहा है। उसके साथ साथ एक और चीज जो है वो जरूर सामने आई है कि मकामी जो जनप्रतिनिधि हैं, लोकल रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, उनके साथ इसके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तो डॉक्टर साहब अभी जो आमतौर पर आप देखेंगे कि जो मकामी रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो माइक्रो लेवल का रिप्रेजेंटेटिव होता है, जैसे कॉर्पोरेटर होता है या वार्ड काउंसिलर होता है या गांव में प्रधान होता है, मुखिया होता है, वो आमतौर पर सरकार के साथ होता है। जिस पार्टी की सरकार होती है उसका झुकाव उसी तरफ होता है, क्योंकि उसको फंड लेना होता है अपने एरिया में काम कराने के लिए। वो विधायक से बना के रखता है, वो सांसद से अपना ठीक से गुडविल बना के रखता है ताकि वो अपने एरिया में काम करा सके। तो जो मकामी नुमाइंदे हैं, वो उनका झुकाव ज्यादातर सरकार की तरफ होता है। तो वैसे लोगों से इसका ज्यादा वो है, एसोसिएशन पाया जा रहा है वैसे लोगों से। ये मेरा अपना अंदाजा है। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उसका झुकाव ज्यादा, या तो ये प्लांट, जैसे पवन खेड़ा, कांग्रेस के पवन खेड़ा ये इल्जाम लगा रहे हैं बार बार कि ये इनका खुद का अपना टूल किट है, अपना ही आदमी प्लांट करके इन्होंने गाली दिलवाया। और आप इसकी जो गुंजाइश है, यानी इसके इम्कानात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये साजिश करना और कॉन्स्पिरेसी करना इनके बायोलॉज में है, इनके थ्योरी में है। ये कर सकते हैं। जब ये कम्युनल वायलेंस के लिए साजिशें कर सकते हैं, मस्जिदों में सुअर के गोश्त फेंक सकते हैं, मंदिर में गाय का गोश्त फेंक सकते हैं, और ऐसी सैकड़ों वारदातें हैं जो आवाम के सामने हैं। मूर्ति खुद से तोड़ देते हैं रात के अंधेरे में, सुबह हल्ला करते हैं कि मूर्ति तोड़ दी गई। ये तमाम चीजें तो हजारों बार पब्लिक डोमेन में आ चुकी हैं। तो ये किया जा सकता है, क्योंकि इस वोटर अधिकार यात्रा से जो रिस्पांस मिल रहा था राहुल गांधी को, और तमाम अड़ंगा लगाने के बावजूद भी लोग रुक नहीं रहे थे, तब पर भी इतनी कामयाब जो यात्रा चल रही थी उसको डिरेल करने के लिए, डिमीन करने के लिए कुछ ना कुछ ये कर सकते थे। तो हो सकता है इन्होंने किया हो, लेकिन इसकी तस्दीक जब तक सरकारी सतह पर या कोई इन्वेस्टिगेशन टीम की सतह पर नहीं होती है, हम लोग भी सिर्फ इस पर इम्कान जाहिर कर सकते हैं, यकीन के साथ इसको नहीं कहा जा सकता है। जी हाँ, तो दोस्तों आपने सुना कि शकीब साहब बता रहे थे कि ये लोग साजिश करते हैं, लेकिन इसमें कोई महारत इनके अंदर ऐसा लगता है कि अभी तक नहीं आई इतने सालों के तजर्बे से। इसलिए कि एक प्रोग्राम के खात्मे के बाद एक आदमी आके कोई बात अगर कह दे माइक पे, तो उसकी वीडियो बनना पहले तो बहुत मुश्किल की बात है, जी और उस वीडियो का साबित पात्रा तक पहुंच जाना उससे भी मुश्किल की बात है। और देश के गृह मंत्री के पास इतना टाइम हो कि वो जो है वो दरभंगा की एक वीडियो को देखे और किसी अननोन आदमी की और उस पर रिस्पॉन्स करे, ये उससे भी अजीबोगरीब बात है। तो ये जो कुछ हुआ है, ऐसा लगता है कि बहुत सफाई से ये लोग नहीं कर पाए, और अगर ये सफाई से करते तो हो सकता है कि लोग आर्जी तौर पर, वक्ती तौर पर उस पर यकीन भी कर लेते।
लेकिन इतने भोंडे तरीके से इन्होंने ये किया है कि उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसका सबूत ये है कि जब बिहार बंद का भी इन्होंने खुद ही उसका सबूत देने के लिए एक बंद का ऐलान किया, और अगर ये बंद कामयाब हो जाता तो ये कहा जा सकता था कि भाई उसका प्रभाव पड़ा है। लेकिन उसकी नाकामी ये बता रही है कि ये जो सारे षड्यंत्र कर रहे हैं एक के बाद एक, पहलगाम से लेकर के ये बंद तक, वो जो है वो अपने मुंह के बल गिरते जा रहे हैं। और आगे इस सिलसिले में जो प्रोग्रेस होगी उसके बारे में हम जो है वो शकीब साहब से बात करते रहेंगे। शकीब साहब, जरूर, आपने वक्त निकाला और बहुत ही अहम बातें बताई, इसका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया।